Hey everyone, my name is Shivendra Thor and you're watching your favorite channel, The Black Coat. This session is about the remoteness of damage, जिसको हिंदी में हम कहते हैं छत की दूरस्थता का सिद्धांत। जो चलिए जानते हैं। जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज का सिद्धांत है, ये कहता है नो डिफेंडेंट कैन बी लाइबल एड इन्फिनिटम। कोई भी रॉन्ग डूअर अपने उन कार्यों के लिए जो अनंत काल तक हानि पहुंचाते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वो सिर्फ प्रॉक्सिमेट कॉजेस के लिए ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैसे, आपको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर आप कहीं साइकिल से जा रहे हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाते हैं जिसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में एक्सप्लोसिव मटेरियल्स थे और अचानक से ब्लास्ट होता है और उस व्यक्ति को कुछ इंजरी हो जाती है और जो पास में कुछ लोग थे वो भी इंजर्ड हो जाते हैं और उस विस्फोट की जो साउंड है उससे पास की बिल्डिंग में जो दो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनके बच्चे को कुछ इंजरी हो जाती है। तो इसमें एक जो रीजनेबल मैन हो ये नहीं सोच सकता है कि नॉर्मल एक बाइसिकल की टक्कर से इतने सारे कॉज हो सकते हैं। तो उन एक्ट्स के लिए मैं बिल्कुल भी लायबल नहीं ठहराया जाऊंगा जो मुझसे रिमोट थे, जिसको कि हम कहते हैं रिमोट प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज, छत की दूरस्थता का सिद्धांत। तो दो तरीके से हम किसी को डैमेज पहुंचा सकते हैं। पहला हो गया रिमोट डैमेज, जो डैमेज मेरे एक्ट से उससे डायरेक्टली तो उसको कॉज नहीं पहुंचाते हैं, बट दूर के कुछ जो कारण होते हैं उनकी वजह से उसको कुछ हानि पहुंच रही होती है। और वहीं जो प्रॉक्सिमेट डैमेज होते हैं ये उस एक्ट से लगे हुए डैमेज होते हैं जो डायरेक्ट हमको दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट डैमेज। अब इन दोनों को मैं समझाता हूं आपको। इफ रॉन्ग डूअर एक्ट इज टू रिमोट द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल। रिमोट कॉज के लिए जो डिफेंडेंट होगा वो लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, वहीं जो प्रॉक्सिमेट कॉजेस होंगे एक्ट के उनके लिए डिफेंडेंट लाइबल ठहराया जाता है। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इवेंट इज इमीडिएटली कनेक्टेड विद द कॉन्सिक्वेंसेस। यहां पे ये जरूरी नहीं है कि जो एक्ट उस व्यक्ति से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सिर्फ उसी को हम रिमोट माने। यहां पे जब हम लॉ पढ़ते हैं तो फैक्ट से ज्यादा रीजन पे ध्यान दिया जाता है। फैक्ट तो हमारे देखे ही जाते हैं, बट उसके साथ में रीजंस को बहुत ध्यान से देखा जाता है। इसके लिए मैं आपको ये केस डिस्क्राइब करता हूं, इन स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का केस, जो है हमारा 1733 का। इसमें क्या होता है, जो ए होता है एक पटाखे को, जिसको हम लाइट एंड स्क्विब बोलते हैं, एक भीड़ में फेंक देता है। जलते हुए पटाखे को भीड़ में फेंक देता है। तो जो वाई होता है उसको उठाता है और खुद को बचाने के लिए फिर से दूसरी जगह पे फेंक देता है और वो जेट के पास गिरता है और जेट उसको उठा के जहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं गलती से वहां पे फेंक देता है खुद को बचाने के लिए। और जो लाइट एंड स्क्विब जब यह पटाखा जब गिरता है बच्चों के बीच में तो कुछ बच्चों को इंजरी पहुंच जाती है। अब यहाँ पे जो एक्स का हमारा एक्ट है वो भले ही उसके द्वारा डायरेक्टली बच्चों को इंजर्ड नहीं किया गया था, बट एक जो रीजनेबल मैन है या जनरल मैन है वो सोच सकता है कि जब अगर हम एक लाइट एंड स्क्विब को पब्लिक के बीच में फेंकेंगे तो वो इंजरी कर सकता है। तो इसके लिए उसको लायबल ठहराया गया और कोर्ट ने उसको बाकायदा सजा सुनाई। हेन्स वर्सेस हार्वुड के केस में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है वो नेग्लिजेंटली एक हॉर्स को छोड़ देता है एक स्ट्रीट में जहां पे काफी क्राउड होती है और उसी में से कुछ बच्चे उस पे स्टोन फेंकने लगते हैं। तो अचानक से जो हॉर्स होता है वो बोल्ट हो उठता है और भागने लगता है पब्लिक के बीच में। तो एक पुलिसमैन जो वहां खड़ा होता है वो लोगों को बचाने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो प्ली लेता है ऑफ द नोवस एक्टस इंटरवेनियंस की। अब ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं व्हेन अ न्यू एक्ट इज इंटरवेनिंग बिटवीन माय एक्ट देन इट इज कॉल्ड नोवस एक्टस
इंटरवेनियंस। आप इसकी मीनिंग साथ में लिख लीजिए, न्यू एक्ट इंटरवेनिंग। तो वो प्ली लेता है कि ये एक्ट वास्तव में मेरा नहीं था, मेरा एक्ट तो रिमोट हो गया। जो हॉर्स पे पत्थर चलाए हैं बच्चों ने, उनका जो एक्ट है वो है प्रॉक्सिमेट। अब बच्चों को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे जो कोर्ट होती है वो किसी भी तरीके से प्ली नहीं देती है और डिफेंडेंट को लाइबल ठहराती है, ये कहते हुए कि क्योंकि जो बच्चों के द्वारा पत्थर फेंकना है ये एंटीसिपेटेड था। क्योंकि एक रीजनेबल मैन ये सोच सकता है कि अगर हम अपने हॉर्स को क्राउडेड प्लेस पे छोड़ रहे हैं तो उससे लोगों को इंजरी हो सकती है। तो अगर इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप दोस्तों कमांड करिए टेस्ट ऑफ रिमोटनेस पे। इसके लिए दो टेस्ट हैं, पहला है द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट का और दूसरा है द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का। तो चलिए जानते हैं क्या होता है रीजनेबल फॉरसाइट और डायरेक्टनेस का टेस्ट। The test of reasonable foresight says that if the consequence of the wrongful act could have been foreseen by a reasonable man, they are not to remote। अगर एक reasonable man ये सोचने में सक्षम है कि उसके wrongful act के क्या क्या consequences हो सकते हैं, तो इस एक्ट को हम रिमोट एक्ट नहीं कहेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ एक रीजनेबल मैन ये सोचने में सक्षम नहीं है कि क्या मेरे इस एक्ट से इतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, तो उस एक्ट को हम रिमोट एक्ट कहेंगे। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा द वैगन माउंट केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द रिमोटनेस चैप्टर। अगर आप रिमोटनेस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपको वैगन माउंट केस नहीं आता है तो आप समझिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो वैगन माउंट केस में क्या होता है, इसमें दो पार्टियां होती हैं। जो अपीलेंट्स होता है वो होता है ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड। दोस्तों ये आप लिखते चलिए साथ में, वैसे मैं कवर कराऊंगा आपको दोनों केस जो वैगन माउंट फर्स्ट और सेकंड केस हैं, बट इसमें भी आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर दे चलिए। इसमें जो अपीलेंट्स होता है वो होता है ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड और वहीं जो रिस्पोंडेंट होता है वो होता है मॉर्स डॉक कंपनी। तो ये दो पार्टी होगी, पहली ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड जो अपीलेंट है, वहीं पे रिस्पोंडेंट कौन सा है, मॉर्स डॉक कंपनी। तो जो अपीलेंट होता है वो सिडनी पोर्ट पे कुछ फ्यूल कैरी कर रहा होता है और उसके एक सर्वेंट के नेग्लिजेंट एक्ट से जो ऑयल होता है वो स्पिल्ट हो जाता है उस सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे। और वहीं जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है मॉर्स डॉक कंपनी, इसने एक वॉर्फ या हम कह सकते हैं जिसको बंदरगाह कहते हैं जहां पे शिप वगैरह रुकते हैं, उसको ओन कर रखा होता है और वहां पे कुछ वर्क चल रहा होता है। तो अचानक से वहां पे जो कॉटन पड़ी होती है उसमें जब आग लगती है तो उस ऑयल में जो वाटर की सरफेस पे है अचानक से बहुत भयंकर आग लग जाती है और पूरा वॉर्फ तहस नहस हो जाता है, काफी इक्विपमेंट उनका बर्बाद हो जाता है। और जो केस होता है जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट डिसाइड करता है, जो ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड है ये लाइबल ठहराया जाता है कि इसके द्वारा जो एक्ट है वो रीजनेबल फॉरसाइट के टेस्ट पे जो है खरा उतरता है और साथ में इस पे डायरेक्टनेस का भी रूल लगता है। और जो रिपॉलमिस का केस होता है इसको भी साथ में मेंशन किया जाता है और कोर्ट कहती है अनफोर्सेबिलिटी ऑफ डैमेज बाय फायर वाज नो डिफेंस, हेल्ड दैट ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड हेल्ड लाइबल। यहाँ पे जो पिक दिख रही है दोस्तों आपको, ये उसी शिप की है। अब यहाँ पे दोस्तों और भी तीन केस हैं हमारे पास जो वैगन माउंट केस को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला है ह्यूज वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट का केस। इसमें मैं थोड़ा आपको फैक्ट बता देता हूं, वैसे ये तीनों केस अब दोस्तों आपको तैयार करने हैं और नोट डाउन करने हैं अपने नोट्स में। तो जो ह्यूज वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट का केस होता है, इसमें जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होता है वो एक मैन होल को अपने कुछ टेलीफोन के लाइन वगैरह बिछाने के लिए खोल के चला देता है, जिसमें रात में वो लैंप लगा देता है और एक बच्चा आता है उसमें, वो लैंप के साथ खेलने की कोशिश करता है और लैंप जो होता है उस मैनहोल में गिर जाता है और एक्सप्लोशन होता है जिसकी वजह से काफी इंजरीज होती हैं बच्चे को। तो ये केस था हमारा, इसके फैक्ट थे। और इसमें जो
वो पार्टी होती है उसको लाइबल ठहराया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नेग्लिजेंट एक्ट किया था उसके लिए उनको डिफेंस नहीं मिल पाता है। तो ये बाकी दो केस ये दोस्तों आप खुद से प्रिपेयर करिए और अपने नोट्स में इनको मेंशन करिए। अच्छा, वहीं पे जो हमारा ये दूसरा टेस्ट है डायरेक्टनेस का, ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट डायरेक्ट कॉन्सेक्वेंस पहुंचा रहा है किसी पार्टी को, भले ही उसने ऐसा अनुमान लगाया हो या नहीं कि इस तरीके के डैमेज हो सकते थे, फिर भी वो लाइबल ठहराया जाएगा। यहाँ पहला केस है स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का, जिसमें जो ड्राई मौसम में जो होती है कुछ घास वगैरह जल जाती है और वो उड़ के एक कॉटेज होती है उसके ऊपर जाती है, तो उसका घर जो होता है वो जल जाता है। तो इसमें वो जो पार्टी होती है जिसका कॉटेज होता है वो डैमेज के लिए कोर्ट जाती है, और कोर्ट कहता है कि जो साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी है इसको डैमेज देने रहेंगे, क्योंकि जो एक्ट है उनके द्वारा डायरेक्टली किया गया है। वहीं पे जो रिपॉलिमिस एंड फर्नेस विधि कंपनी का केस है, ये भी दोस्तों वैगन माउंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डायरेक्टनेस के लिए आपको रिपॉलिमिस केस बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और वहीं जो दूसरा था हमारा द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट, उसके लिए वैगन माउंट का केस है। तो रिपॉलिमिस के केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है उसके शिप पे जो कार्गो होता है उसमें बेंजीन और पेट्रोलियम होता है कुछ टिन्स में, और अचानक से उसमें लीकेज होने लगती है जो पूरे शिप पे फैल जाती है, और उसके बाद एक जो एक्ट सर्वेंट होता है उसके थोड़ी सी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से एक प्लैंक जो होता है वो गिर जाता है शिप पे, और अचानक से स्पार्क होता है और पूरे शिप पे आग लग जाती है। अब इसमें जो पार्टी होती है वो लॉस के लिए कि मुझको 2 लाख पाउंड का लॉस हुआ है और ये पे करना रहेगा पार्टी को। बट जो कोर्ट है वो कहती है although such a loss could not have been reasonably foreseen, but the consequence is direct, so the party is held liable for that case। अब यहाँ पे 2 लाख तक का जुर्माना जो है वो जो कंपनी होती है उसको देना रहेगा। तो ये सारे केस हम पढ़ चुके हैं, फॉरसीन के, रीजनेबल फॉरसीन के और डायरेक्टनेस के। अब इनका एक बार आप रिवीजन करिए, और वैसे ज्यादातर तो मैंने केस इसमें मेंशन करा दिए जो इंपॉर्टेंट केस थे। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बुक से इसमें साथ में मेंशन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे सारे लॉ नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर गेनिंग ऑल द लॉ रिगार्ड नॉलेज।